आज जो हमारी क्लास होने वाली है रिवीजन सीरीज में, उसमें हम लोग सूरत विभाजन को देखेंगे। ठीक है, सूरत विभाजन या फिर सूरत अधिवेशन कह लीजिए, इसमें कांग्रेस का विभाजन होता है, इसको हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा था, तो बंगाल विभाजन के बारे में हम लोगों ने देखा था। अब यहाँ पर सूरत स्प्लिट कहते हैं, उसके बारे में हम लोग समझते हैं कब हुआ था। ठीक है, तो सबसे पहले कांग्रेस का जो विभाजन जो होता है सूरत अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन हुई थी कब, कब हुई थी सूरत अधिवेशन? तो 1907 में। कब हुई थी सूरत अधिवेशन? तो 1907 में 1907 हुई में। थी। ठीक है, बेसिक चीज है। ठीक है, उसके बाद सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? किसने किया था? ठीक है, किसने किया था? तो रास बिहारी। बोस ठीक है, ने। किसने किया था? रास बिहारी बोस नहीं। ठीक है, घोष ने। किसने किया था? घोष। बोस नहीं है। ठीक है, क्या है? तो रास बिहारी, माइक बंद कीजिए, को हो रहा है। ठीक है, तो क्या नाम है इनका? रास बिहारी घोष नाम है। ठीक है, अब देखेंगे 1907 में सूरत कांग्रेस अधिवेशन में किसका नाम कांग्रेस के पहले अध्यक्ष के रूप में गरम दल के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, तो बताना किनका नाम रखा गया था, मतलब गरम दल के तरह किसे कांग्रेस के अधिवेशन अध्यक्षता बनाने की बात चल रही थी। तो कांग्रेस की अध्यक्ष बनाने की बात चल रही थी, जो कि गरम दल के तरफ से जो प्रस्तावित जो नाम जो था, वो नाम था लाला लाजपत राय का। ठीक है, मतलब बात चल रही थी सर लाला लाजपत राय को क्या किया जाए, सर लाला लाजपत राय का मतलब क्या किया जाए, से कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। ऐसा चाहते थे, कौन चाहते थे? तो गरम दल वाले चाहते थे। ठीक है, 1907 में मतलब कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कि 23वां नंबर का अधिवेशन था। कितने नंबर का अधिवेशन था? फिर 23 नंबर का अधिवेशन आपको 1907 में आपको देखने को मिलता है। होता क्या है, तो यहाँ पे मतभेद आपको हो जाता है। ठीक है, मतभेद उस समय खुलकर सामने आया जब गरम दल की इच्छा के विरुद्ध लाला लाजपत राय के स्थान पर रास बिहारी घोष को उसका अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, गरम दल वाले किसे चाहते थे अध्यक्ष बनाना? तो लाला लाजपत राय को, लेकिन बनाया किसको गया? तो रास बिहारी घोष को बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार अध्यक्ष पद, आंदोलन की व्यापकता, अधिवेशन का स्थान एवं प्रिंस वेल्स के भारत आगमन पर स्वागत के विषय में मतभेद को लेकर कांग्रेस नरम दल और गरम दल विभाजित हो गई। गरम दल के नेता अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पॉल एवं लाला लाजपत राय थे। इस विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो इस विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था। किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने इस विभाजन का नेतृत्व किया था। ठीक है, सूरत अधिवेशन की बात करेंगे। सूरत अधिवेशन जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली फुट हुई थी, कौन सी अधिवेशन थी, कितने नंबर की थी? 23वें नंबर की। 23 नंबर की थी। कितने नंबर की थी? 23वें नंबर की थी। मैंने अभी जस्ट इसके विषय में बात किया। ठीक है, अब आते 1907 में कांग्रेस राष्ट्रीय 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सूरत वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो रास बिहारी घोष। क्या हो जाएंगे? तो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, ध्यान में रखें कौन थे? तो रास बिहारी घोष थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सूरत स्प्लिट वाज लीड बाई। ठीक है, सूरत विभाजन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो तिलक के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो तिलक के द्वारा सूरत विभाजन का नेतृत्व किया गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सूरत की फुट कब हुई थी? तो 1907 में आपको किसकी फुट हुई थी? तो सूरत की फुट हुई थी। ठीक है, इससे आप ध्यान में रखेंगे। 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला विभाजन कहाँ पे हुआ? तो सूरत अधिवेशन में आपको पहला विभाजन हुआ। कहाँ पे हुआ? तो सूरत अधिवेशन में पहला विभाजन आपको देखने को आपको मिलता है, याद रखेंगे। ठीक है, 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन किस स्थान पे हुआ? तो ध्यान रखिए सूरत में होता है। कहाँ पे होता है? सूरत में होता है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर उदारवादियों व उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई। कहाँ पे हो गई? तो रिपीटिंग क्वेश्चन है, तो सूरत सेशन में हो गई। ठीक है, अब चलते फिर से देखते कौन सा प्रश्न। वर्ष 1907 में, ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है, लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश करना, अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों का विश्वास का भाव, या फिर मुस्लिम लीग की स्थापना, या फिर ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। क्या सही होगा इसका? तो ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में मतलब क्या था? विश्वास का कमी था, या फिर विश्वास का अभाव था। ठीक है, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने में क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। ठीक है, वस्तुतः बंगाल विभाजन 1905 के बाद उपजे माहौल में चरमपंथी उग्र आंदोलन चलाने के पक्ष में थे, जबकि उदारवादी की बात करेंगे तो बहिष्कार संबंधी प्रस्ताव का खुला समर्थन करने को तैयार नहीं थे, क्योंकि इनकी याचना और अनुभव की नीति के विरुद्ध था। ठीक है, इसी वजह से क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या होता है, दोनों पार्टी के बीच में क्या होता है, तो आपको विभाजन एक स्प्लिट आपको देखने को मिलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने सन 1907 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में भाग लिया? ठीक है, हु एमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश
पार्टिसिपेटेड इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन इन 1907, ठीक है। क्या नाम था उनका जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो उनका नाम था, उपायुक्त में से कोई भी नहीं, ठीक है। ये तो नहीं था, रदरफोर्ड नहीं था, मार्ले नहीं था, मिंटो नहीं था, ठीक है। तो था कौन? तो उनके बारे में जाएंगे तो ध्यान रखिए, उसका नाम था H.W. नेविंसन, ठीक है। ध्यान में नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। यूपीपीसीएस में पूछा गया है, ठीक है। तो 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर को होता है। किस नदी के किनारे होता है? ताप्ती नदी के किनारे होता है। किस नदी के किनारे होता है ये भी पूछ सकता है, किस नदी के किनारे हुआ? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत का अधिवेशन होता है, ध्यान में रखिएगा, जिसमें कांग्रेस विभाजित हो गई। और उस समय भारत के गृह सचिव की बात करें, उसमें भारत के गृह सचिव कौन थे? तो मार्ले थे, ठीक है। क्या नाम था उनका? जॉन मार्ले, ठीक है। H.W. नेविंसन नामक अंग्रेज जो पेशे से पत्रकार थे, 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। क्या नाम था? H.W. नेविंसन। क्या नाम था उनका? H.W. नेविंसन जो था नाम था, ध्यान में रखेंगे। उन्होंने सूरत अधिवेशन में पार्टिसिपेट किया था। उन्होंने 21 दिसंबर को कांग्रेस के पंडाल में घटी घटना का विवरण भी उन्होंने प्रस्तुत किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आप चलेंगे बंगाल का विभाजन का निलंबन, ठीक है। अब होता क्या, 1907 से हम लोग सीधे 1911 में आ रहे हैं, जहाँ पे बंगाल विभाजन के क्या होगा? निलंबन होगा, ठीक है। बंगाल में, ठीक है, बंगाल के विभाजन को किस वर्ष रद्द किया गया? तो ध्यान रखें 1911 में क्या होता है? रद्द किया गया। कब रद्द किया गया? तो बंगाल विभाजन को रद्द कब किया जाता है? तो 1911 में बंगाल विभाजन को क्या किया जाता है? रद्द किया जाता है, ठीक है। 6 मई 1910 को, ठीक है, तारीख इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिए, ठीक है। 6 मई 1910 को जॉर्ज पंचम इंग्लैंड के सम्राट बने। इसके उपलक्ष्य में दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम अब महारानी मैरी भारत आए, ठीक है। कब आए? तो 1911 में, ठीक है। जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी जो थी भारत आए 1911 में। उनके स्वागत हेतु मतलब दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कलकत्ता की जगह भारत की नई राजधानी भी बनाई गई थी, ध्यान में रखेंगे। बंगाल विभाजन के रद्द होने के बाद ओडिशा और बिहार को मतलब बंगाल से अलग कर दिया गया। और 16 अक्टूबर 1905 को वायसराय कर्जन ने बंगाल के 2 भागों में विभाजित किया था, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कब विभाजित किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को ध्यान में रखेंगे, तो वहां पे विभाजन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, तारीख महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कौन कौन आए थे 1911 में? कौन कौन आए थे? तो जॉर्ज पंचम और कौन? उनकी पत्नी मैरी, ठीक है। दोनों का दिसंबर 1911 में भारत का यात्रा होता है, ठीक है। बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा कब की गई? तो 1911 में घोषणा की गई थी, ठीक है। अब आते हैं भारतीयों के विरोध के कारण बंगाल को फिर से कब एकीकृत किया गया? तो 1911 में एकीकृत किया गया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन ने, ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। मतलब लॉर्ड कर्जन का जो बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया, किस वर्ष किया गया? तो ध्यान रखेंगे, तो 1911 में किया गया, ठीक है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, गलत है, ठीक है। भारत की राजधानी दिल्ली बनी, कब बनी? तो ध्यान रखिएगा 1911 में ही दिल्ली राजधानी भी आपकी बनती है। ब्रिटिश काल में दिल्ली में पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? तो कहाँ थी? तो कोलकाता भारत की राजधानी थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं। कहाँ पे थी? तो कलकत्ता भारत की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? मतलब उस समय वायसराय कौन थे? तो वायसराय का नाम आप लोग जानते क्या थे? तो लॉर्ड हार्डिंग हो जाएंगे। कौन हो जाएगा? तो लॉर्ड हार्डिंग की बात करेंगे तो उस समय क्या था? वायसराय थे, ठीक है। बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप दोबारा विभाजित कब हुआ? तो ध्यान रखेंगे, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विरोध के फलस्वरूप ये दोबारा विभाजित कब हुआ? तो दोबारा विभाजित फिर 1911 में होता है, जब बंगाल से अलग करके क्या बनाया जाता है? तो बिहार और ओडिशा, ठीक है, ध्यान रखें, बिहार और ओडिशा दोनों साथ में थे। अब आते हैं ब्रिटिश इंडिया काल के असम के बारे में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, यह पूर्वोत्तर सीमांत अभिकरण नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर नेफा का एक हिस्सा था, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नेफा, ठीक है, जिसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, नेफा, ठीक है। 1865 में इसे प्रांत का दर्जा दिया गया, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें 1874 में इसे बंगाल से अलग कर दिया गया और सिलहट को इसके साथ मिलाकर मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया गया। उसके बाद बात करेंगे, यह अहोम राजाओं द्वारा शासित एक देशी राज्य था, तो बताना निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ठीक है। तो कौन सा सही है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो सही की बात करें, इसमें सही कौन सा है? तो सही आपका सी लिया है, ठीक है। कौन लिया है? सी लिया। सी में क्या है? तो मतलब 1874 में इसे बंगाल से अलग हुआ और सिलहट को इसके साथ मिलाकर एक मुख्य आयुक्त प्रांत बना दिया है, ठीक है। तो कौन सा एक सही है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन की बात करेंगे, सही। आप चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं असम के बारे में, ठीक है। देखिए, ब्रिटिश काल में 1874 में असम को बंगाल से अलग किया गया था और 6 फरवरी 1874 को सिलहट को असम के साथ मिलाकर,
ठीक है, मुख्य आयुक्त प्रांत, ठीक है, असम का मुख्य कमीशन बना दिया गया था। नए कमीशन में असम के 5 जिले थे, इसमें कामरूप आते थे, नांगांव आते थे, नांगांव दरंग था, ठीक है, शिवसनगर था और लखीमपुर भी शामिल था। इस प्रांत में असम के ऐतिहासिक कूच विहार जिलों को भी शामिल नहीं किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। 1911 में बंगाल विभाजन के रद्द घोषित किया और भाषा के आधार पर एक नया विभाजन उड़ीसा और असमिया क्षेत्रों को, उड़िया और असमिया क्षेत्रों को नई प्राशंसिक इकाइयों में अलग कर दिया गया, ठीक है। बिहार और उड़िया प्रांत पश्चिम में बनाया गया और पूर्व में असम प्रांत बनाया गया, ठीक है, ध्यान रखें, कब? 1911 में। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे असम प्रांत वर्ष 1911 में सृजित किया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, वर्ष 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नरी से पृथक करके और एक चीफ कमिश्नरी के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किया गया। बताना कौन सा स्टेटमेंट चाहिए, तो ध्यान में रखेंगे, दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, दोनों स्टेटमेंट आपका सही। चलिए यहाँ पे क्या क्या है इसको देख लीजिए। असम प्रांत वर्ष 1911 में सृजित किया गया, ठीक है, बिल्कुल सही है, ठीक है। वर्ष 1874 में असम के अंतर्गत 11 जिले बंगाल की लेफ्टिनेंट गवर्नरी से पृथक कर दिए गए और एक चीफ कमिश्नर के अधीन स्वतंत्र प्रशासन के रूप में स्थापित किए गए। दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, सही है, ठीक है। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन किसके फलस्वरूप में 1911 में बिहार में उड़िया के नए प्रांत का निर्माण का नेतृत्व किसने किया था, क्या नाम था उनका, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। बिहार के आधुनिक बिहार के जन्मदाता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही माना जाता है, ध्यान रखेंगे। पेशे से बैरिस्टर थे और एक लेखक भी थे, ठीक है। कई बार इनसे प्रश्न हुआ, बीपीएससी में भी कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। आपका जो था ये बंगाल विभाजन जो था समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे बंगाल विभाजन और सूरत अधिवेशन समाप्त हो गया। हम लोग पढ़े लखनऊ समझौता, ठीक है। लखनऊ समझौता की बात करेंगे, 1916 में हुआ था। लखनऊ समझौता के दौरान, लखनऊ समझौता के दौरान की बात करेंगे, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष कौन था लखनऊ समझौता के दौरान? मुस्लिम लीग का भी एक हुआ था यहाँ पे, ठीक है, वहां पे जिन्ना था, ठीक है। और कांग्रेस का कौन था? नहीं बोलना है, अंबिका चरण मजूमदार, एनी बेसेंट। ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा इंडियन मुस्लिम लीग एक ही समय में अपने अधिवेशन आयोजित किए थे। दोनों अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? दोनों का अधिवेशन लखनऊ में हुआ था, ठीक है। दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों का अधिवेशन एक साथ लखनऊ में आयोजित किए गए। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, ध्यान, मोहम्मद अली जिन्ना एवं तिलक के संयुक्त प्रयास से कांग्रेस और लीग का मतलब क्या हो गया? समझौता हो गया, ठीक है। किसके प्रयासों से था? मोहम्मद अली जिन्ना और तिलक के संयुक्त प्रयासों से, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में आयोजित कांग्रेस के इसी सम्मेलन में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ समझौता हुआ, ठीक है। कांग्रेस कार्यकारिणी गठन की बात कही थी, जिसमें महात्मा गांधी ने नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया था, ठीक है। लखनऊ समझौते के तहत कांग्रेस द्वारा उत्तरदायी शासन की मांग को लीग ने स्वीकार किया और कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिकता निर्वाचन व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया, जो आगे चल के बहुत ही बड़ा विवाद का मतलब कारण रहा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये जो बहुत बड़ी गलती थी, तो मुसलमानों के लिए एक अलग से पृथक निर्वाचन व्यवस्था को स्वीकार करना, ये सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी से मतलब मुस्लिम तुष्टीकरण की क्या पड़ी? इससे मुस्लिम तुष्टीकरण की नींव पड़ी, ठीक है। अभी तो आपने दे दिया, लेकिन आगे चल के क्या होंगे? इससे कांग्रेस नहीं इसको स्वीकार करेगा, तो वही मुसलमानों और मतलब हिंदुओं के बीच में, या फिर कह लीजिए कांग्रेस और लीग के बीच में सबसे बड़ा दायरा जो था बढ़ते जाएगा, क्योंकि अभी आप दे रहे हो, बाद में इसको स्वीकार नहीं करेगा। निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 के लखनऊ में आयोजित कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो क्या हो जाएंगे? एसी मजूमदार। क्या नाम था? अंबिका चरण मजूमदार। अब देखेंगे वर्ष 1916 के भारत के इतिहास में किस लिए महत्वपूर्ण है? कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है, कांग्रेस और लीग की समझौता भी हो जाती है, होम रूल लीग का बनना, तो ये तो नहीं है, ठीक है। होम रूल लीग कब बनती है? होम रूल, ये भी तो सही लग रहा है, ठीक है, तीनों लिया 1916 में तो बनती है, ठीक है। तो लीग भी बनती है आपको 1916 में बनती है, ठीक है। अब देखो 1916 का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1916 में भारत के इतिहास में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन होता है। अध्यक्ष की बात करेंगे, अंबिका चरण मजूमदार थे। कांग्रेस लीग का समझौता भी होता है, किसके प्रयास से? तो तिलक और जिन्ना के प्रयास से, ठीक है। तथा होम रूल लीग की गठन हेतु शपथ तिलक ने अप्रैल 1916 में, ठीक है। और सितंबर की बात करेंगे तो एनी बेसेंट ने मतलब प्रयास किए, ठीक है, अपनी अपनी होम रूल का गठन किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में तिलक में एनी बेसेंट के प्रयत्न से नरम एवं
गरम दल भी मिल गया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस को मिलाने में भूमिका तिलक और जिन्ना का था, ठीक है। लेकिन नरम और गरम दल में मिलाने की भूमिका तिलक और एनी बेसेंट का था, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, कई बार प्रश्न यहाँ से आए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। किसने 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराया था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में समझौता कराने वाले कौन थे? तो ध्यान रखें कौन थे? तिलक थे, ठीक है। कौन थे? तिलक थे, ठीक है। कांग्रेस लीग समझौता 1916 में किनके संयुक्त प्रयास से हुआ? ठीक है, किसके? कांग्रेस और लीग की समझौता की बात करेंगे तो किसके प्रयास से हुआ? तो जिन्ना और तिलक के प्रयास का मतलब क्या होता है? कांग्रेस और लीग का मतलब क्या होता है? समझौता हो पाता है, ध्यान में रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। आप चलेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य प्रसिद्ध लखनऊ समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ? तो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता की बात करें कब होता है? तो 1916 में होता है। कब होता है? तो 1916 में होता है, ठीक है। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी कब? जस्ट बोला लखनऊ अधिवेशन में स्वीकार किया था, तो 1916 में स्वीकार किया था, ठीक है। कांग्रेस ने अपने लखनऊ अधिवेशन में सांप्रदायिकता निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया, ठीक है। तिलक को आगामी अधिवेशन का सभापति चुना, गलत है। गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया, गलत है, ठीक है। क्या होगा? उग्रवादियों को निष्कासन कर दिया, तो ये भी गलत है। क्या होगा? तो पहला ही सही होगा, क्योंकि वहां पे आप यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन को मंडल को स्वीकार कर लिया, जो कि बहुत दिन से लीग की मांग थी, तो उसको मतलब क्या किया गया? स्वीकार कर लिया। कॉमनल इलेक्ट्रेट, इसकी मतलब क्या की गई? तो इसको मतलब क्या किया गया? स्वीकार किया गया, ये आप ध्यान में रखेंगे, महत्वपूर्ण है। अब आगे चलते, आगे कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। तो नहीं काम कर रहा भाई, ठीक है, बड़ा गड़बड़। अब देखेंगे यहाँ पे कांग्रेस ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन कौन सा मुख्य दूरगामी परिणाम वाला निर्णय लिया गया था? मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार ली गई, ठीक था, ठीक है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की अस्थायी विलय हो गया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कांग्रेस तब का अध्यक्ष एवं मुस्लिम व्यक्ति चुना गया, तो ये तो गलत है, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल क्या किया गया? तो मुस्लिम लीग की जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो मांग जो थी, उसको क्या किया गया? उसको मतलब क्या किया गया? स्वीकार कर लिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, तो वो भी जरा हम लोग देखते हैं, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मैतक का काल कौन सा था? ध्यान में रखिएगा, तो 1916 से लेके 1922 तक का जो काल जो था, ठीक है, ध्यान रखिए, मैतक की था, मतलब दोनों के बीच में मतलब क्या रही थी? दोस्ती रही थी। लेकिन 1922 में जैसे असहयोग आंदोलन समाप्त होता है, उसका दोनों के बीच में दरार आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो 1916 से लेकर 1922 का जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मैतक के काल था, मतलब दोस्ती, फ्रेंडशिप, ठीक है। असहयोग आंदोलन का समाप्त होते मुस्लिम लीग ने अपना 1916 का समझौता मतलब क्या था? भंग कर दिया, ठीक है। अब चलते हैं, कांग्रेस ने 1916 ईस्वी के लखनऊ अधिवेशन में नरम दल के किस अध्यक्ष ने तिलक तथा उसके समर्थकों को कांग्रेस में वापस ले लिया? तो कौन थे नरम दल के अध्यक्ष? का नाम क्या था? तो अंबिका चरण मजूमदार जो थे, जो कि 1916 के अध्यक्ष भी थे, इनका नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे सूरत अधिवेशन की बात करेंगे तो 23वां नंबर अधिवेशन था, और लखनऊ अधिवेशन की बात करेंगे तो 31वां नंबर अधिवेशन था, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सूरत की बात करेंगे 1907 वाला, कितने नंबर का था? तो 23 नंबर का था। बात करेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, लखनऊ की थी बात करें, कितने नंबर का था? तो 31 नंबर का था, ठीक है। 1907 में कांग्रेस में सूरत अधिवेशन के विवाद के बाद गरम दल तथा नरम दल में मतभेद के कारण कांग्रेस का विभाजन हो गया, परंतु 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने लखनऊ अधिवेशन एवं तिलक एवं उनके समर्थकों को पुनः कांग्रेस में शामिल कर लिया, ठीक है। जिनको टीचर वगैरह का एग्जाम देना है तो उसमें मॉडर्न हिस्ट्री बहुत आता है, ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको एक बार अगर एग्जाम वगैरह होगा इनमें से किसी का टीचर वाला होने वाला है ना सर, तो मेरे पढ़ाने के बाद भी या तो वीडियो वगैरह एक बार देख के और कवर कर लीजिएगा, या फिर किताब को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से बाहर नहीं आएगा, ठीक है। आई थिंक बहुत ज्यादा वेटेज होता है टीचर में। नरम तथा गरम दल के लोग कांग्रेस के इस अधिवेशन में हो गए थे, किसमें एक हो गया? तो किसमें एक हो गया? तो लखनऊ अधिवेशन में होगा। अभी जस्ट मैंने बताया लखनऊ अधिवेशन कितने नंबर की अधिवेशन थी, क्या बताएंगे आप? कितने नंबर की अधिवेशन थी लखनऊ? नंबर हाँ, की 31 31 नंबर का लखनऊ था, ठीक है। और सूरत कितने नंबर की थी, तो क्या बताएंगे? सूरत तो 23 नंबर की सूरत थी, 23 ठीक है, नंबर का। बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे
पहला बार ऐसा अधिवेशन हुआ था जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का अधिवेशन दोनों का एक जगह हुआ, ठीक है, मतलब साथ साथ हुआ, और शहर में ही नहीं, जगह भी साथ था। कौन सा था? तो लखनऊ अधिवेशन था, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम लीग की अध्यक्षता कौन संभाल रहे थे लखनऊ अधिवेशन में? मुस्लिम लीग की अध्यक्षता किसके पास थी? जिन्ना के पास में थी, ठीक है, बता देते भूल जाते हैं आप लोग, ठीक है, जिन्ना के पास में, ठीक है। और यहाँ पे कांग्रेस के अंबिका शरण मजूमदार, ठीक है। अब आते हैं आगे, देखेंगे कौन सा है, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ठीक है। यह कथन तिलक ने सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नांकित अधिवेशन में व्यक्त किया था। किस अधिवेशन में कहा? तो इन्होंने लखनऊ लखनऊ अधिवेशन में कहा 1916। था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर ही रहेंगे, ठीक है। तो ये तिलक का जो था, ध्यान में रखेंगे, लखनऊ अधिवेशन में कहा गया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 में तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा का नारा दिया। तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से जानते हैं। मदन मोहन मालवीय ने इस समझौता का विरोध किया था। ध्यान में पूछेगा किस भारतीय नेता ने इस समझौता का विरोध किया था? क्या बताएंगे? तो मदन मोहन मालवीय ने इस समझौता के क्या किया था? विरोध किया था, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसी अधिवेशन में नरम दल एवं गरम दल पुनः एक हो गए। इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग की पृथक निर्वाचन की मांग को मतलब क्या किया गया? तो स्वीकार किया गया, ठीक है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, किसने कहा? तो ध्यान रखिए, तिलक ने कहा था। किसने कहा बाल था? गंगाधर तो तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इनमें से कौन सी जोड़ी समझौता में वर्ष सुमेलित है? तो लखनऊ समझौता 1916, तो सही है। गांधी इरविन पैक्ट की बात 1931 में आया था। लिकायत भुलाबाई समझौता की बात करेंगे, ये बहुत बार में हुआ था, नहीं होगा, ठीक है। शिमला पैक्ट, शिमला 1944। पूना पैक्ट, ये भी गलत है, ठीक है। क्या सही? तो मेरे को तो केवल एक ही सही लगा है, लिकायत वाला मुझे कंफ्यूजन लग रहा है, ठीक है, देखता हूँ कौन सा सही है। ए और सी, ठीक है, दो सही है, नहीं बोला ना, लिकायत वाला मुझे डाउट लग रहा था, तो तारीख मुझे याद नहीं थी, ठीक है। दो आपके सही है, ठीक है। कौन सा है? तो दो आपके सही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग, जरा इसको देख लेते हैं, इसको याद भी कर लेंगे, महत्वपूर्ण है। तो लखनऊ समझौता आपका हुआ 1916 में। गांधी इरविन समझौता की बात करेंगे, इसको दिल्ली पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं इसको? दिल्ली पैक्ट। दिल्ली पैक्ट के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक। कब होता है? 1931 में। पूना समझौता को गांधी और अम्बेडकर जी के बीच में यरवदा जेल में होता है 1932 में। शिमला समझौता की बात करेंगे तो 1945 में आपको शिमला समझौता होता है, ठीक है। हालांकि समझौता असफल हो जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, शिमला समझौता में कौन से भारतीय नेता शिमला में उपस्थित तो थे लेकिन समझौता में उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया? तो उस नेता का नाम होगा महात्मा गांधी, ठीक है। महात्मा गांधी उस समय, ठीक है, ध्यान रखिए, शिमला में उपस्थित तो थे लेकिन वो वादियों में घूम रहे थे, ठीक है, समझौता में नहीं गए थे, ठीक है। शिमला समझौता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद जो थे अध्यक्ष बने थे। हाँ, इसी बात को लेकर मतभेद हो जाता है, एक कांग्रेस किस प्रकार से एक मुस्लिम को अध्यक्ष बना के भेज सकती है, क्योंकि लीग के नेता जो थे मुस्लिम को अपना बपौती समझते थे। उनको लगा कि भाई साहब, वो तो शुरू से मान के चले थे कांग्रेस जैसे हिंदुओं का नेतृत्व करने वाली संस्था है। तो कांग्रेस के द्वारा जब यहाँ पर लीग के साथ समझौता करने के लिए शिमला समझौता में जो अबुल कलाम आजाद को जब अध्यक्ष बना के भेजा गया, तो इससे लिक्कत मतलब गुस्सा गई और बात नहीं बन पाया, ठीक है। लिकायत अली भूलाभाई देसाई का जो समझौता जो था, ध्यान रखिएगा, 1945 में हुआ था, ठीक है। भूलाभाई देसाई वही भूलाभाई देसाई है जब यहाँ पर रॉयल इंडिया एयरफोर्स और नेवी का जब विरोध जब होता, सॉरी, ध्यान रखेंगे, जब विरोध जब होता है, विद्रोह जब हो जाता है, तो उससे पहले आईएनए पे जो लाल किला पे जो मुकदमा चला जाए, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए पे जो मुकदमा जो चला जा रहा था उनके जनरलों पे, तो उनका नेतृत्व किया था, वकीलों का नेतृत्व किया था, उनका बचाव किया था, ठीक है, भूलाभाई देसाई। अब आते हैं दो क्वेश्चन यहाँ पे आपको फिर से देखेंगे। 1907 में कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इस अधिवेशन कांग्रेस दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी में विभाजित हो गई, ठीक है। 1916 में वार्षिक अधिवेशन कांग्रेस दो गुट चरमपंथी और नरमपंथी का विलय हो गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता एसपी सिन्हा ने की थी, ठीक है, तो ये गलत है, ठीक है। मिल तो गए लेकिन क्या है, एसपी सिन्हा का नाम देके गलत कर दिया था। स्टेटमेंट एक और दो की बात करेंगे, एक दो ट्रू है लेकिन तीन की बात करेंगे क्या है, गलत है, क्योंकि अध्यक्षता की बात करेंगे तो अंबिका शरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, न कि एसपी सिन्हा के द्वारा किया गया, ठीक है। तो एक चैप्टर और समाप्त कर दिया, एक चैप्टर और भी करूंगा, ठीक है। क्या? होम रूल आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखेंगे, होम रूल आंदोलन के बारे में लोग जान लेते हैं। इस आंदोलन को भारत में चलाने का श्रेय, ठीक है, एनी बेसेंट को जानता है। एनी बेसेंट की बात करेंगे, आयरिश महिला थी, ठीक है, आयरिश महिला थी। ये आंदोलन भारत ऑलरेडी आयरलैंड में चल रहा था तो उसे भारत में लेकर दिया, ठीक है। होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में होती है, ठीक है, ध्यान, होम रूल
सोसाइटी की स्थापना कहाँ पे होती है? 1905 में होती है, ध्यान रखिए, लंदन में होती है, ठीक है। कहाँ पे होती है? लंदन में होती है। फरवरी 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसे किस नाम से जानते थे? तो इनको इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस संस्था का उद्देश्य की बात करेंगे, इस संस्था का उद्देश्य की बात करेंगे, ठीक है। तो इस संस्था का उद्देश्य क्या है? इस संस्था का उद्देश्य की बात करेंगे तो कुछ उद्देश्य थी इस संस्था की, ठीक है। क्या उद्देश्य थी इस संस्था की? तो फरवरी 1905 में लंदन में जब श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संस्था की नींव रखी, जिसे इंडिया हाउस के नाम से भी जाना जाता है, और इस संस्था का उद्देश्य ये था कि आतंकित, ठीक है, अंग्रेजी सरकार को आतंकित करके स्वराज प्राप्त करना। यहाँ से एक समाचार पत्र निकलता था जिनका नाम था इंडियन सोशोलॉजिस्ट। क्या नाम था इसका? तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट जो था, इस समाचार पत्र का नाम था। इसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। कब हुई थी स्थापना? 1905 में हुई थी। ये जो था क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया था। भारत से जो भी क्रांतिकारी जाते थे पढ़ने के नाम पे, यहाँ पे जाके क्या कहते, क्रांतिकारी गतिविधि के देते थे। यही का एक व्यक्ति जो था यही का था अनंत कनहरे, ठीक है। अनंत कनहरे ने जैक्सन को नहीं, सॉरी, मदन लाल ढींगरा, ठीक है। मदन लाल ढींगरा जो था इंडिया हाउस का ही था, जिसने मतलब करजन वायली की हत्या कर दी थी, ठीक है। और बी डी सावरकर भी इंडिया हाउस में काफी दिन तक रहे थे, ठीक है। बाद में श्यामजी कृष्ण वर्मा पे बहुत अधिक दबाव पड़ने लगा, तो श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन छोड़कर कहाँ भाग गए? पेरिस भाग गए, ठीक है। तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की बात करें, लंदन में हुई थी। और कब हुई थी? 1905 में हुई थी, ठीक है, जो कि एक्शन में बिलीव करते थे, ठीक है। चलिए, होम रूल होम रूल लीग आंदोलन का सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? तो होम रूल लीग आंदोलन की बात करेंगे, सबसे पहले की बात करेंगे, एनी बेसेंट ने प्राप्त किया था, ठीक है। एनी बेसेंट कहाँ से थी? तो एक आयरिश महिला थी। कहाँ की थी? तो एक आयरिश महिला थी, तो मतलब आयरलैंड की एक महिला थी, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। एनी बेसेंट ने सितंबर 1915 में होम रूल लीग आंदोलन की चर्चा अपने पत्र न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ में प्रारंभ किया, ठीक है। दो पत्र थे, एक का नाम क्या था? न्यू इंडिया, और दूसरा का नाम क्या था? कॉमनवेल्थ, ठीक है। दोनों के दोनों पत्र किसके द्वारा निकाले जाते थे? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के द्वारा निकाले जाते थे, ठीक है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करने के उद्देश्य से सितंबर 1916 में एनी बेसेंट द्वारा होम रूल की स्थापना की गई, ठीक है। देखिए, इनका उद्देश्य क्या था? ये ब्रिटिश सरकार का विरोध तो करती थी, लेकिन किस प्रकार से? संवैधानिक तरीके से विरोध करती थी, ठीक है। मतलब ये ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन, मतलब आजादी की बात नहीं कर रहा था हमको, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी थी, तो मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से मतलब क्या करती थी? विरोध करती थी। और इसी को देखते हुए 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की गई। लेकिन ये एनी बेसेंट का जो होम रूल जो है, ये कब आता है? सितंबर में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है? सितंबर में होता है, ठीक है। और एक लीग जो तिलक साहब जो करते हैं, ये ऑलरेडी अप्रैल में कर लेते हैं। अगर पूछेगा कब हुआ लीग की स्थापना, होम रूल की स्थापना कब हुआ, तो 1916 में हुआ। लेकिन अगर पूछे पहले किसकी लीग स्थापित की गई, तो पहले तिलक की लीग स्थापित की गई, क्योंकि तिलक की लीग आपकी कब स्थापित की गई थी? तो अप्रैल में स्थापित की गई थी, ठीक है। और ये किसका लीग था? तो ये लीग आपका क्या था? तो एनिवेशन का लीग था, जो कि सितंबर में स्थापित की गई, ठीक है। तो तारीख महत्वपूर्ण है, कभी कभी पूछ देता है, तो ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं सन 1915-16 में दो होम रूल लीग प्रारंभ की गई, ठीक है। तो किसके नेतृत्व में? तो तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में, ठीक है। तिलक का जो क्षेत्र जो था पूना, ठीक है, कर्नाटका वगैरह का क्षेत्र जो था इनके अधीन आता था, लेकिन इनके क्षेत्र में बॉम्बे नहीं आता था तिलक में, ठीक है। एनी बेसेंट ने ज्यादातर दक्षिण भारत को कवर कर रखा, दक्षिण भारत ही नहीं, पूरे संपूर्ण भारत में था एनी बेसेंट का, ठीक है। लेकिन तिलक का जो था कम ही जगह पे था, ध्यान में रखेंगे, हालांकि उसमें बॉम्बे नहीं आती थी। होम रूल लीग के दो प्रमुख नेता की बात करेंगे, तो तिलक और एनी बेसेंट जो थे दो प्रमुख नेता थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे तो कौन सा प्रश्न वो भी देखते हैं, ठीक है। होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने 1415 में प्रस्तुत की। तिलक का होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रांत बरार तक थी, ठीक है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अत्यधिक शक्तिशाली थी, ठीक है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी लीग बनी रही, ठीक है। तो बताना कौन सा कथन की बात करेंगे, ठीक है, असत्य है, ठीक है। तो ये वाला कथन असत्य है, ठीक है। तिलक और बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही, तो ऐसा नहीं था, ठीक है। गलत कथन है, इसको आपको ध्यान में रखेगा। बाकी अगर पूछेगा तिलक का होम रूल का क्षेत्र कौन था, तो ध्यान रखिए, तिलक का होम रूल का क्षेत्र महाराष्ट्र था, ठीक है, कर्नाटक था, मध्य प्रांत था, बरार में। अगर पूछेंगे तिलक ने होम रूल की स्थापना कहाँ पे की थी, अधिवेशन था बेलगांव अधिवेशन हुआ था, ठीक है। इट्स नॉट बिलोंग टू गांधी जी, ठीक है। तिलक जो थे, बेलगांव एक शहर है, ठीक है, बेलगांव शहर नहीं क्या, छोटा सा शहर है, लेकिन महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे गांधी जी ने 1924 में अध्यक्षता की थी, यहीं पे तिलक की होम रूल लीग की नींव रखी गई थी, ठीक है। कई बार एग्जाम पूछा गया, डिटेल्स में बता दे रहा हूँ, ठीक है, पूछता है लीग से प्रश्न और आपके एग्जाम में आएंगे, ठीक है। तो इसको जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो कहाँ पे नींव रखा गया था? बेलगांव में।
अब बेलगांव की बात करेंगे ना, एक डिस्प्यूटेड एरिया है, इसका कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में, कुछ हिस्सा कर्नाटक में, ठीक है, वैसे इसका आंसर कर्नाटक लेता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है आपको। अब देखिए ध्यान में आपको ये रखना है, से एनी बेसेंट का कहना था कि तिलक के कुछ समर्थक मुझे नहीं पसंद करता, मेरे कुछ समर्थक तिलक को नहीं पसंद करते, ठीक है। मतलब एनी बेसेंट के कुछ समर्थक जो थे तिलक को नहीं पसंद करते थे, तिलक के कुछ समर्थक जो थे एनी बेसेंट को नहीं पसंद करते थे। इसीलिए जो था लीग, परंतु हमारे बीच कोई विवाद नहीं था और दोनों की लीग बनी रही, ठीक है। तो इसलिए दोनों ने अपना अलग अलग लीग की शुरुआत की, क्योंकि तिलक के लोग एनी बेसेंट को नहीं पसंद करते थे, एनी बेसेंट के लोग जो थे तिलक को नहीं पसंद करते थे। सब पता है होम रूल आंदोलन का शुभारंभ हुआ था आयरलैंड में होता है, ठीक है। आयरलैंड दैट टाइम द पार्ट ऑफ द ब्रिटेन, ठीक है। आयरलैंड अभी की नॉर्थ आयरलैंड की बात करेंगे, नॉर्थन आयरलैंड अभी भी ब्रिटेन का पार्ट है, उस समय भी मतलब ब्रिटेन का ही पार्ट था। आयरलैंड में ऑलरेडी होम रूल चल रहा था, जो ब्रिटेन से निकलने की कोशिश कर रहा था आयरलैंड, ठीक है। तो आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन का शुभारंभ की बात करेंगे तो इसके आंदोलन का शुभारंभ आयरलैंड में हुआ था, ठीक है। एनी बेसेंट भी एक आयरिश महिला थी, ठीक है। तो वहां पे होम रूल की शुरुआत किसके नेतृत्व में हुआ था? तो वहां पे होम रूल की शुरुआत, ठीक है, आयरिश नेता रेडमांड के नेतृत्व में हुआ था। क्या नाम था इसका? रेडमांड। भारत में एनी बेसेंट तथा बाल गंगाधर तिलक ने इस आंदोलन की शुरुआत की। दोनों के द्वारा होम रूल की स्थापना की गई तथा इसके क्षेत्र अलग अलग निर्धारित किए गए थे। अब पूछेगा बताओ तिलक का होम रूल का क्षेत्र क्या है, तो आप लोग सीधे बोलोगे भाई साहब महाराष्ट्र हो जाएगा, विदर्भा हो जाएगा, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा, मध्य प्रांत में बरार होगा। लेकिन पूछेगा एनी बेसेंट का क्षेत्र बताओ, तो एनी बेसेंट का ये क्षेत्र को छोड़ के संपूर्ण भारत में क्षेत्र था। लेकिन अगर पूछेगा किसकी लीग ज्यादा शक्तिशाली थी, तो तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग जो थी अधिक शक्तिशाली थी, क्योंकि इसमें ज्यादा मतलब इसमें महत्वपूर्ण नेता जो थे शामिल हुए थे। हालांकि मैन पावर और सखा किसके लीग में ज्यादा था? तो मैन पावर और सखा की बात करेंगे तो तिलक के लीग में ज्यादा था, ठीक है। लेकिन शक्तिशाली किसकी लीग थी? सॉरी, मैन पावर और सखा की बात करेंगे, ब्रांचेस की बात करेंगे तो एनी बेसेंट के लीग में ज्यादा थी, लेकिन शक्तिशाली जो था तिलक का लीग था, ठीक है। और होम रूल की बात करें, लीग की बात करेंगे तो ये क्या नाम है इनका? एनी बेसेंट का लीग संपूर्ण भारत में था, जबकि तिलक का लीग कहाँ पे था? महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, मध्य प्रांत में और बरार तक ही सीमित थी, ठीक है। इसे याद रखेंगे। एनी बेसेंट का मुख्यतः संबंध थी, किससे संबंध थी? तो ध्यान रखेंगे होम रूल मूवमेंट से संबंध रखती थी। आगे चल के ध्यान रखेगा, आगे चल के लीग जो था कांग्रेस में जाके मिल जाता है, गांधी जी इसके अध्यक्ष बनेंगे एक समय के लिए, क्योंकि 1920 तक जाते जाते एनी बेसेंट बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे। 1920 में तिलक जी का भी मृत्यु हो गया, तो अब लीग को संभाले तो संभाले क्या? तो गांधी जी क्या करते हैं? इसके अध्यक्ष बनते हैं। गांधी जी बाद में इसका नाम भी मतलब बदल देते हैं, इसको कांग्रेस के अंतर्गत मर्ज कर दिया जाता है, जो कि क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एनी बेसेंट वाज, ठीक है, एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन प्रारंभ करने के लिए उत्तरदायी थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थापिका थी। गलत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष भी बने थे। तो 1 और 3 तो आपका सही है ना? आप देखते कौन सा सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 1 और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे सही, ठीक है। तो एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी। कब बनी थी कांग्रेस की अध्यक्ष? 1917 में बनी थी। कौन सा सेशन था ये? कहाँ का सेशन था ये? शहर का नाम बताइए। कलकत्ता। कितना नंबर का सेशन था ये? 32 नंबर का सेशन था। कितने नंबर का सेशन था ये? 32वें नंबर का सेशन था, ठीक है। तो होम रूल लीग की स्थापना मूलतः एनी बेसेंट के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। हालांकि होम रूल लीग जो आयरलैंड में चल रहा था उसका नेता कौन था? रेमानंड, ठीक है। रेमांड जो भी था वही उसका नेता था। रेडमांड, बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने उसकी स्थापना 1916 में की। अपने पत्र, क्या नाम था? कॉमनवेल्थ ऑफ न्यू इंडिया के द्वारा मतलब इन्होंने क्या किया? इस लीग का प्रचार किया, ठीक है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1970 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष भी चुनी गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी का स्थापना करने का श्रेय मैडम ब्लाटवास्की एवं कर्नल अल्कोट को जाता है, ठीक है। इसका भारत में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ पे था? थियोसॉफिकल सोसाइटी का भारत में मुख्यालय कहाँ पे था? मद्रास होगा क्या अड्यार होगा? मद्रास होगा क्या अड्यार होगा? अड्यार था, हाँ। मद्रास में एक छोटा सा जगह अड्यार है, ठीक है। मद्रास के अंतर्गत अड्यार आता है, ठीक है। ध्यान रखा, बोलेंगे मुंबई होगा कि बोरीवली होगा, तो वो नहीं होगा, ठीक है। मुंबई के अंतर्गत ही बोरीवली आता है, ठीक है। उसी तरह मद्रास जो जगह थी उसी के अंतर्गत आपको अड्यार पड़ता है, वहीं पे थियोसॉफिकल सोसाइटी की नींव रखी गई थी, ठीक है। और उसके नींव रखने का श्रेय किसे जाता है? तो मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल अल्कोट को, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। द मोमेंट इन इंडिया व्हिच बिकम द पॉपुलर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज द, ठीक है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान आंदोलन जो भारत में लोकप्रिय हुआ तो कौन सा था? होम रूल मूवमेंट, ठीक है। होम रूल आंदोलन हो जाएगा, ठीक है। कब से कब तक चला था? फर्स्ट वर्ल्ड वार का समय काल क्या था? 1914 से लेकर
बिल्कुल 1918 तक आपका चलेगा, ठीक है। हालांकि 1920 के आसपास आप जाओगे 1920 में जाके लीक क्या होता है, कमजोर पड़ने लगता है, ठीक है। रीजन क्या था, क्योंकि एनी बेसेंट बीमार रहने लगी और 1920 में क्या हुआ, तिलक की मृत्यु हो गई, ठीक है। तिलक की मृत्यु की तारीख क्या थी, जिस दिन आपका क्या बोलते हैं उसको, शुरू हुआ था। असहयोग आंदोलन, ठीक है। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट की जिस दिन शुरुआत होती है उसी दिन मतलब तिलक जी का क्या होता है, देहांत हो जाता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर में इंग्लिश भी लिखा हुआ, आप लोग पढ़ सकते हैं जिनको इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होता है। निम्नलिखित प्रश्न में दो व्यक्तित्व है, कथन एक तथा कथन दो। आपको इन दोनों व्यक्तित्वों को सावधानीपूर्वक परीक्षण करके इस प्रश्न का उत्तर नीचे दिए गए कूट की सहायता से देना है, ठीक है। चलिए आप देखते हैं यहाँ पे, आप देखोगे एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम के साथ काम किया, ठीक है। एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना आवश्यक था, ठीक है। इसका दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। भारत में होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक अब एनी बेसेंट ने आयरलैंड की तरफ से की थी। वर्ष 1916 में एनी बेसेंट ने बेलगांव सम्मेलन में होम रूल लीग की, यही मैंने बताया था, ठीक है। 1916 में तिलक ने कहां पे रखा था, बेलगांव सम्मेलन, ठीक है, जो मैंने बताया था, ध्यान में इसको रखिए, पूछा जाता है। एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन के दौरान कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ साथ काम किया, क्योंकि एनी बेसेंट ने महसूस किया कि होम रूल आंदोलन के लिए आम जनता का समर्थन पाना क्या है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अड्यार मद्रास में होम रूल लीग आंदोलन शुरू किया, ठीक है। तो होम रूल आंदोलन का शुरू की बात करेंगे, अभी आपका अड्यार मद्रास में हुआ था, ठीक है। और उन्होंने जो नींव जो रखी थी क्या चीज का, मैडम ब्लाटवास्की और कर्नल ऑलकॉट ने किसकी नींव रखी थी मद्रास में, अड्यार में, थियोसॉफिकल सोसाइटी, ठीक है। हालांकि अगर पूछेगा तिलक ने कहां से शुरुआत की, तो बेलगांव सम्मेलन, ध्यान में रखिएगा। अगर पूछेगा एनी बेसेंट ने कहां से शुरू की, तो मद्रास से शुरू की थी, अड्यार से, ठीक है। एनी बेसेंट की होम रूल लीग में मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना, इस सब ने सदस्यता ग्रहण की थी, ठीक है। तो क्या ये लोग केवल लीगे के सदस्य था, जिन्ना की बात करें बहुत सलाहकार भी था, ठीक, कांग्रेस का सदस्य था ये, मुस्लिम लीग का सदस्य था ये, और साथ में लीग का भी सदस्य था, ठीक है। और भी छोटे छोटे बहुत सारा पार्टी में जुड़ा हुआ था, ठीक है, सब जगह शामिल हो जाता था, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा। तो ये अगर पूछे जाएगा कि प्रमुख नेता, देखिए ये सारे के सारे क्या है, समाजवादी नेता, उदारवादी नेता, मोतीलाल नेहरू, चितरंजन दास, मदन मोहन मालवीय, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, ये सबके सब किसके लीग में आएंगे, तिलक से तो इन लोग की बनेगी नहीं। इस सबके सब किसके लीग में शामिल हुए थे, तो क्या बताएंगे, किसके लीग में शामिल हुए सबके सब, ठीक है। तो सबके सब ये एनी बेसेंट के लीग में शामिल हुए थे, किसके लीग में शामिल हुए, तो सबके सब जो थे एनी बेसेंट के लीग में शामिल हुए, ठीक है। इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था, इन नेताओं में से किसने भारतीय होम रूल लीग शुरू किया था, किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले, ध्यान में रखेंगे, सॉरी क्या नाम है, तिलक जी, किसने किया, तो तिलक जी ने शुरू किया, ठीक है। एनी बेसेंट के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस एक ने भी भारत में होम रूल आंदोलन चलाया, तो किसने चलाया, तो साथ में तिलक महोदय ने, किसने चलाया, तो तिलक महोदय, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना की, ठीक है। और होम रूल आंदोलन में एनसी केलकर नहीं जुड़े थे, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, ठीक है। तो आप ध्यान रखें, इसमें केवल एक स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका केवल एक स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखिए, तो ये महाराष्ट्र में बनी तो थी, लेकिन की घोषणा उन्होंने तो कर्नाटक में की थी। बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है, अप्रैल 1916 में बेलगांव कर्नाटक में होम रूल लीग की स्थापना की। तिलक जी ने मराठा एवं केसरी पत्र के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया, ठीक है। और एनी बेसेंट ने किस पत्र के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, तो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया के द्वारा, ठीक है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के द्वारा, ठीक है। तिलक ने किसके द्वारा किया, तो मराठा और केसरी के माध्यम से। तिलक जी ने होम रूल लीग में जोसेफ बैप्टिस्टा को अध्यक्ष है, ठीक है, एनसी केलकर को सचिव बनाते, काफी पूछा जाता है तिलक के होम रूल में अध्यक्ष कौन थे, तो ध्यान रखें, अध्यक्ष की बात करेंगे जोसेफ बैप्टिस्टा थे, कौन थे अध्यक्ष, कौन थे, तो जोसेफ बैप्टिस्टा की बात करेंगे, अध्यक्ष थे। एनसी केलकर की बात कौन करेंगे, तो क्या थे, ये सचिव बने थे। इन्हें लोकमान्य विशेषण होम रूल आंदोलन के समय दिया गया था, ठीक है। अब स्वराज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर आऊंगा, ये कथन बाल गंगाधर तिलक का है, कब दिया गया था, तो लखनऊ अधिवेशन में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। ज्ञात हो कि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की, तथा सचिव किसे बनाया, तो उनका सचिव जो था अरुणडेल साहब थे, कौन थे, अरुणडेल साहब थे, ठीक है। एस सुब्रमण्यम अय्यर ने मद्रास में होम रूल आंदोलन में प्रमुख भूमिका दिया, ठीक है। तो सुब्रमण्यम अय्यर की बात करें कहां से थे, तो मद्रास में इन्होंने होम रूल आंदोलन को चलाया, ठीक है। टीएस अल्कोट की बात करेंगे तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक सदस्य थे, जबकि सिया दास की बात करेंगे तो स्वराज पार्टी के क्या थे, तो संस्थापक सदस्य थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण कब दिया गया, ध्यान रखेंगे, तो इनको दिया था होम रूल आंदोलन के दौरान दिया गया था,
ठीक है। हालांकि इसमें प्रश्न के साथ कई बार मतलब मतभेद भी देखने को मिलता है, इसका अलग अलग उत्तर भी ले लिया है, ठीक है। अब देखें निम्नलिखित कभी कभी बोलता है ऐसे भाई साहब, ये तिलक जी ने वो जो शुरू किया था गणपति उत्सव वगैरह जो शुरू किया था, उनके बाद इनको कहे जाने लगा था, कहीं कहीं होम रूल लेता है, तो ये प्रश्न के साथ थोड़ा विवाद है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था, तो किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था? टीएस एलकॉट का नहीं था, क्योंकि ये किससे थे? थियोसॉफिकल सोसाइटी से थे। निम्नलिखित में से कौन होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़ा था? तो चितरंजन दास नहीं जुड़े थे। चितरंजन दास किससे जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी से जुड़े थे, ठीक है। अब आते आगे, देखेंगे आगे कौन सा प्रश्न है, ठीक है। आप देखते हैं आगे, देखोगे आप, ठीक है। तो अप्रैल 1916 में, ठीक है, स्थापित इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट कौन था? तो इंडियन होम रूल लीग का प्रथम प्रेसिडेंट की बात है जोसेफ बैटिस्टा। तो जोसेफ बैटिस्टा थे किसके लीग के प्रेसिडेंट थे? तिलक वाले लीग के थे या फिर एनी बेसेंट वाले लीग के थे? किस लीग के थे ये? ठीक है, तो तिलक वाले लीग के थे, ठीक है। एनसी केलकर साहब की बात करेंगे तो तिलक वाले लीग में इनकी क्या भूमिका थी? क्या थे एनसी केलकर साहब? ठीक है, तो केलकर साहब की बात करेंगे तो केलकर साहब क्या थे? सचिव थे, ठीक है। होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक नए चरण आरंभ का द्योतक है। क्यों है? क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी। आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी के हाथ में आ गया, ठीक है। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त संघर्ष प्रारंभ किया, ठीक है। बस इसका पहला आंसर सही है, ठीक है। इट पुट द परफेक्ट प्रोजेक्ट ऑफ द सेल्फ गवर्नमेंट बिफोर द नेशन, ठीक है। इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी, यही आपका क्या है? सही उत्तर है, ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भारत की होम रूल आंदोलन की विशेषता नहीं थी? तो बहिष्कार तथा धरना तो थी। भारतीय होम रूल संगठन के स्थान पर दो पृथक होम रूल लीग चर्चा समूह की रचना, पुस्तिका क्या था इसका? अच्छा, ये विशेषता नहीं थी पूछ रहा है, ठीक है। तो बाइकआउट एवं मतलब बहिष्कार और धरना इसकी नहीं थी, ठीक है। ये संवैधानिक तरीकों में से मतलब विरोध करने में विश्वास रखते थे, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से विरोध करना था। कैसे विरोध करना था? तो संवैधानिक तरीके से विरोध करना था, ठीक है। चर्चा समूहों तथा वचनायों के लिए होम रूल लीग में कितनी शाखाएं थी? 6 शाखाएं बनी थी। बाल गंगाधर तिलक ने 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकाल के, ठीक है। मराठी कितने? तो 6 मराठी और 2 अंग्रेजी पर्चे निकाल कर अपने प्रचार प्रसार को बढ़ाया, ठीक है। बहिष्कार तथा धरने इसकी विशेषता नहीं थी, ठीक है। भारत में होम रूल लीग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इस आंदोलन का नेतृत्व नरम दलीय कांग्रेस नेताओं ने किया, ठीक है। ध्यान रखेंगे तो नरम दल वाले तो तिलक तो नहीं थे। 2 होम रूल लीग थे, ध्यान रखेंगे। आंदोलन मजबूत हुआ क्योंकि विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा अन्य आंदोलन प्रारंभ नहीं किए जा सकते थे, ठीक है। सरकार इस आंदोलन के प्रति अप्रतिक्रियाशील थी, ठीक है। तो बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसमें ध्यान रखेंगे 2 और 3 स्टेटमेंट की बात करेंगे, बिल्कुल आपका सही है। मतलब 2 होम रूल लीग थे, ध्यान में रखेंगे। और 4 भी सही लिया है ना? 3 सही होगा, 2 और 3 है ना? हाँ, ठीक है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे नरम दल नहीं होगा, क्योंकि तिलक वगैरह किससे थे? गरम दल में आते थे, ठीक है। और सरकार इस आंदोलन के प्रति ने, ध्यान में रखेंगे, अपना नर्म रुख को नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने मतलब क्या किया? इसको भी मतलब क्या किया? तो उन्होंने दबाने की पूरी कोशिश की, इसलिए सख्ती से भी कदम उठाया, तो ये भी आपका गलत है, ठीक है। आपका कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे तो 2 और 3 से, बाकी सोल्यूशन में बात करेंगे तो सेम वही है, ठीक है। यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूँ, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा कोई अन्य आंदोलन न प्रारंभ करने के कारण होम रूल आंदोलन सफल रहा। इस आंदोलन के फलस्वरूप भारत सचिव मॉन्टेगू ने 20 अगस्त 1970 को ब्रिटिश संसद में भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात भी की गई, ठीक है। आप देखेंगे किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? तो लखनऊ अधिवेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लखनऊ अधिवेशन में होम रूल वालों ने अपना ताकत दिखाया था। एक तरफ एनी बेसेंट थे तो दूसरी तरफ कौन थे? तिलक थे, ठीक है। तो होम रूल वालों ने अपना ताकत का प्रदर्शन किसमें किया था? तो लखनऊ पैक्ट में, लखनऊ अधिवेशन में किया था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन होम रूल आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन होम रूल के बारे में सही नहीं है? यह आंदोलन 1970 में बहुत अधिक आगे जाने के उपरांत और आगे जाने के बजाय 1918 में धीरे धीरे हर्षोन्मुख हुआ, ठीक है। ध्यान रखें, इस आंदोलन की नेता एनी बेसेंट ने गरम दलियों के प्रवेश का विरोध नहीं किया, तो इन्होंने तो किया तो था। प्रथम राष्ट्रवादी नेताओं के बीच सतत मतभेद की वजह से आंदोलन कमजोर होता चला गया, ठीक है। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा पुनर्जीवित किया गया, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने इसको पुनर्जीवित नहीं किया था, इसको कांग्रेस में क्या किया था? मर्ज कर दिया था, ठीक है। बात मैं पहले आपको बता चुका हूँ।
देखिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने अपनी होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की था। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग बनाई। इसका उद्देश्य भारतीय जनमानस को होम रूल अर्थात स्वशासन के वास्तविक अर्थ से परिचित कराना था। गांधी जी ने होम रूल लीग से घनिष्ठता से जुड़े तो थे, फिर भी उन्होंने होम रूल लीग की सदस्यता स्वीकार नहीं किया था, ध्यान रखेंगे। होम रूल लीग के माध्यम से थोड़े समय के लिए नरमपंथी, गरमपंथी तथा मुस्लिम लीग एकजुट हो गए थे, जो स्वयं की सरकार के लिए संघर्ष कर रहे थे, तथा गांधी जी के द्वारा होम रूल लीग को पुनर्जीवित नहीं किया गया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1922 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन करके स्वराज रख दिया? ठीक है, तो यही गांधी जी जो इसके जैसे तिलक जी का मृत्यु हो गया और एनी बेसेंट जी का जब तबियत खराब होने लगा, तो गांधी जी जब इससे जुड़े तो होम रूल का नाम बदलकर मतलब गांधी जी ने क्या रख दिया? स्वराज सभा रख दिया था। किसने रख दिया था? ऑल इंडिया होम रूल का नाम बदलकर क्या रख दिया था? गांधी जी ने स्वराज सभा रख दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे दिया भी होगा। ठीक है, हाँ, 1970 में मांटेगू सुधार घोषणा के बाद भारतीय राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने इसे असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। तिलक ने इसे सूर्यविहीन उषा काल की संख्या दी। ठीक है, लेकिन इस घोषणा के लिए उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात में एनी बेसेंट अपने होम रूल को समाप्त करने की घोषणा की। 1920 में श्रीमती एनी बेसेंट ने अपने संगठन का ऑल इंडिया होम रूल का नाम बदलकर स्वराज सभा रख दिया। ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार बात, इसकी ये जो फैक्ट जो है इसको जरा समझने की कोशिश कीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1917 में मांटेगू सुधार घोषणा के बाद भारतीय राष्ट्रीय दलों ने, कांग्रेस ने असंतोषजनक एवं निराशापूर्ण माना। ठीक है, 1919 में जो मांटेगू घोषणा पत्र जो आता है 1917 के बाद, और तिलक ने इसके संबंध में क्या कहा था? 1919 के एक्ट को तिलक ने कहा सूर्य विहीन उषा काल की संख्या कही थी। ठीक है, तो सुबह तो हो गई लेकिन सूर्य अभी तक नहीं आएंगे। ठीक है, निम्न से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक की बात करेंगे, एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन जो था कहां से था? तो इंग्लैंड से शुरू हुआ था फेबियन। ठीक है, अलग तरह का एक समाजवाद था जिसकी शुरुआत की बात करें इंग्लैंड से हुआ था। एनी बेसेंट को फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक माना जाता है। 1888-89 में फेबियन सोसाइटी के सदस्यों ने 700 से अधिक भाषण दिए। एनी बेसेंट, सिडनी वेब, ब्रांडसा, ठीक है, बहुत बड़े उद्योगपति थे, स्कूटर के आविष्कारक थे। विलियम क्लार्क द्वारा रचित फेबियन लेख नामक संग्रह 1889 में प्रकाशित हुआ। इन्हीं सबके सहयोग से परिणाम स्वरूप 1884 में फेबियन सोसाइटी की स्थापना हुई। ठीक है, तो फेबियन सोसाइटी की स्थापना 1884 में होती है। ठीक है, तिलक का होम रूल लीग की बात करेंगे तो 1916 में था। कमागाटा मारू की घटना की बात करेंगे तो 1914 में था। गांधी जी की भारत आगमन की बात करेंगे तो 1915 में था। ठीक है, तो पहले नंबर पे क्या होगा? पहले नंबर पे 2 होगा, फिर आपका 3 होगा, फिर आपका 1 होगा, मतलब ऑप्शन नंबर क्या हो गया? तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। ठीक है, कमागाटा मारू जहाज के बारे में बता दे रहा हूँ। एक जापानी जहाज थी। ठीक है, कहाँ की जापानी जहाज है। ठीक है, जापानी जहाज थी कुछ सिखों को लेकर। ठीक है, ये कहाँ पे जाना थी? कनाडा पे जानी थी। कनाडा के कौन सी जगह पे उतरने वाली थी? तो वैंकूवर में उतरने वाली थी। ठीक है, लेकिन क्या था, ब्रिटिश सरकार के दबाव की वजह से कनाडा सरकार इसको उतरने नहीं देती है। जो शिप जब वापस जब भारत की ओर लौट रही थी, ठीक है, तो दमदम बजबज नामक बंदरगाह पे क्या होता है, इसकी तलाशी ली जाती, चेक की जाती है। इसमें क्या होता है, पुलिस और यहाँ पे जो जो लोग जो थे, इसमें क्या होता है, संघर्ष होता है। और उसके बाद मतलब क्या होता है, कुछ लोग जो थे इसमें उनकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत एक विवादित कारण बन जाता है। ठीक है, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी जो थे वापस आए थे। ठीक है, कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से। आप देखेंगे यहाँ पे तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा बनाए गए होम रूल लीग को एक में मिला दिया गया था। ध्यान में रखेंगे ये कब मिलाया गया था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कब मिलाया गया था, ध्यान रखेंगे। तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग विलय कभी भी नहीं किया गया था, ब्रिटिश आंदोलन के क्रम धीमा पड़ के समाप्त हो गया। ठीक है, कभी मिला नहीं था लेकिन समाप्त हो गया था, तो गलत कथन है। ठीक है, निम्नलिखित नेताओं में किसने कहा मैं तो एक भारतीय नगारा हूं जिसका कार्य सोते हुए जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। ठीक है, कथन किसका है? तो एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो मैं एक भारतीय नगारा हूं जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सके। एनी बेसेंट का स्टेटमेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम नेता जो एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में सम्मिलित हुए थे? ठीक है, तो जिन्ना जो था शामिल हो गया था। कौन हुआ था? तो जिन्ना जो था होम रूल में शामिल था। ठीक है, बहुत बड़े कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता जो थे वो किसके लीग में? ठीक है, एनी बेसेंट के लीग में जो था शामिल हो गया था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसी के साथ जो था लीग को भी समाप्त कर दिया गया है। अब आगे का जो टॉपिक जो है, आगे का जो टॉपिक जो है, ठीक है, कौन सा टॉपिक है? तो 1915 से लेकर 1947 तक का गांधी पढ़ेंगे। ठीक है, काफी बड़ा ये चलेगा। ठीक है, इसमें कितने प्रश्न नहीं पता लेकिन काफी बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आई थिंक
बहुत ज़्यादा प्रश्न इसमें होंगे, ठीक है। तो धीरे धीरे इसको खत्म करेंगे। गांधी एज, क्योंकि गांधी एज की बात करेंगे, काफी लंबा टॉपिक है आपका, ठीक है। और जितना टॉपिक मैंने कल दिया था उस सारा टॉपिक को आज मैंने करा दिया। ये 1915 से लेकर 1947, ये 30 वर्षों तक का जो इतिहास जो है, ठीक है, काफी लंबा है। इसमें बहुत सारे प्रश्न आएंगे, ठीक है। और यहाँ से जो रहता है सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो होता है गांधी एज से ही होता है, ठीक है। गांधी एज से बात करेंगे तो सबसे ज्यादा एग्जाम में आपको क्या होता है, प्रश्न होता है। तो इसको हम लोग कल से हम लोग इसको करना, इसको शुरू करेंगे, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। कल आप लोग क्या कीजिएगा, इसके 75 क्वेश्चन पर कराइएगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन कराऊंगा, तो 75 क्वेश्चन मैं कल इसका कराऊंगा। तो आप लोग सभी लोग कम से कम एटलीस्ट 75 क्वेश्चन इसको पढ़ कर आइएगा, ताकि